नमस्कार, आप सभी का स्वागत है माय B21 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं गणित शिक्षा। ये जो सब्जेक्ट है ये इम्पोर्टेंट है BSTC DLED सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए। आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और उनके आंसर्स में मैं आपको साथ साथ ही बता दूंगा। ओके, आपकी जितनी भी यूनिट है उन सभी यूनिट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। और पुराने पेपर में कई बार रिपीट हुए क्वेश्चन को भी मैंने इसी कोर्स में या इसी वीडियो में इंक्लूड कर दिया है। तो आप इस वीडियो को अगर स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखते हैं तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि 70% तक, है ना, 70% तक आपका जो कोर्स है वो सिर्फ इसी क्लास से कंप्लीट हो जाएगा। आपको हमारे इस चैनल की कोई सेकंड क्लास भी नहीं देखनी, सिर्फ एक ही क्लास देखनी। ये एक ही क्लास इतना क्षमता रखती है कि आपका जो पूरा कोर्स है वो 70% तक कवर करा सके। ओके, करना कुछ नहीं है, इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखना है। ओके, और विथ आंसर हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपको कहीं पर उत्तर ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, बस वीडियो को खोल के बैठ जाओ और बड़े ध्यान से सुनो, चीज़ों को समझो, ताकि आप बड़े आराम से अपना जो पेपर है उसको कर पाओ। आपका जो ये कोर्स है या आप इस वीडियो क्लास को देख रहे हैं, इसकी जो PDF है ना, इसकी PDF आपको हमारी वेबसाइट में मिलेगी। नाम मात्र के शुल्क में आप वहाँ से PDF परचेज कर पाएंगे और क्विक रिवीजन आप इजीली कर पाएंगे। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देखने वाले हैं और यूनिट नंबर 1 to 6 आज अपन इसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। और आपकी जो किताब है गणित का शिक्षण शास्त्र या गणित शिक्षा, ठीक है, तो इसको आज अपन डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बता दूं कि जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। क्लियर बिल्कुल? तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर ही देना, भूलना मत। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने वो है पूर्णांकों के कोई दो गुणधर्म लिखिए। तो सबसे पहला गुणधर्म ये होता है कि पूर्णांकों का योग कर सकते हैं। दूसरा, पूर्णांकों का अंतर भी हमेशा पूर्णांक होता है। क्लियर बिल्कुल? यानी कि कोई भी पूर्णांक है और उस पूर्णांक में किसी और पूर्णांक को जोड़ रहे तो उत्तर मिलेगा वो क्या मिलेगा? पूर्णांक ही मिलेगा। ओके, जब किसी एक पूर्णांक में से किसी एक अन्य पूर्णांक को घटा रहे तो उत्तर भी कोई ना कोई पूर्णांक ही मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट सिखा रहा है। ओके, समझ में आई मेरी बात? याद रखना। अगला प्रश्न है आपके सामने, अभिग्रहित की परिभाषा लिखी है। तो गणित का प्रत्येक क्षेत्र कुछ कथनों पर आधारित होता है जिसे हम सत्य मान लेते हैं और उसे सिद्ध नहीं करते। ये स्वप्रमाणिक सत्य होते हैं, इन्हें बिना उत्पत्ति के हम सत्य मान लेते हैं, इसीलिए इन कथनों को हम क्या कहते हैं? अभिग्रहित कहते हैं। यानी कि बिना सिद्ध किए ही हम सत्य मान लेते हैं, उनको अपन अभिग्रहित कहते हैं। इतना सा याद रख लेना। अगला प्रश्न है आपके सामने, आकलन की प्रक्रिया के 4 संबंधित पक्ष बताओ। तो आकलन की प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले आकलन की योजना बनानी है, फिर सूचनाओं का संकलन करना है, उसके बाद सूचनाओं का विश्लेषण करना है, उसके बाद परिणाम जो भी अपन को मिलता है उसका हमें उपयोग कर लेना है। ओके, अगला प्रश्न है आपके सामने, कंजक्चर क्या होते हैं। तो वह कथन जिसे हम अपने गणितीय ज्ञान, अनुभव अर्थात गणितीय अंतर्ज्ञान के आधार पर सत्य मान लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? कंजक्चर कहते हैं। कंजक्चर सत्य भी हो सकते हैं और असत्य भी हो सकते हैं। यदि हम इन्हें सिद्ध भी कर सके तो ये एक प्रमेय होते हैं। ठीक है, सिद्ध करने की कोशिश करोगे तो एज ए प्रमेय आप इनको अपन सिद्ध कर पाएंगे। अगला जो प्रश्न है वो है, परिभाषा किसे कहते हैं। तो कोई वस्तु कैसी है, उस वस्तु के क्या गुण है, उस वस्तु का कौन सा स्वभाव है और उस वस्तु की कौन कौन सी विशेषता है, उनके बारे में सही सही जानकारी देना, यथार्थ जानकारी देना ही क्या है? परिभाषा है। क्लियर बिल्कुल? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रमाण को परिभाषित करें। प्रमाण की यदि बात करें तो वह प्रक्रम जो केवल तर्क संगत तर्कों के आधार पर गणितीय कथन की सत्यता स्थापित कर सकता है, उसी को हम प्रमाण कहते हैं। क्लियर बिल्कुल? गणितीय कथन की सत्यता तर्क के आधार पर अगर अपन स्थापित करते हैं तो उसको अपन तर्क के नाम से जानते हैं। ओके, आज मनोरंजन की जो फोटो है वो मैंने आज हटा दी है, वीडियो में नहीं डाली है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि आप परेशान होते हो और अगर आप चाहते हैं कि यार बीच बीच में थोड़ा मनोरंजन होता रहे तो कमेंट में बताना, दोबारा मैं जो वो मनोरंजन वाला फोटो डालता रहूँगा। ओके, अगला प्रश्न है आपके सामने, हनोई का टावर क्या है, इस गणितीय प्रणाली को समझाओ। तो हनोई के टावर की बात करें तो एक ऐसा बेसमेंट होता है जिस पर ऐसे 3 किले रखे हुए होते हैं।
ओके। और यहाँ पे सबसे बड़ा किला यहाँ पे रखा हुआ होता है, इसको मैं बड़ा बना देता हूँ। फिर एक छोटा किला ऐसे रखा हुआ होता है, फिर सबसे छोटा रखा हुआ होता है। अब ये जो तीनों चकतियाँ हैं, एक चकती नंबर 1, चकती नंबर 2 और चकती नंबर 3, इनको क्या करना है कि इसमें ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। और स्टेप्स होती है ना, वो स्टेप्स बहुत ही कम होनी चाहिए, यानी स्टेप्स कम होनी चाहिए। इसके अलावा एक टाइम पे एक चकती उठानी है, एक टाइम पे 2 चकतियाँ अपन नहीं उठा सकते। तीसरा नियम इसमें ये बताता है कि छोटी चकती पर, है ना, छोटी चकती पर बड़ी चकती नहीं रख सकते। ये 3 नियम पर यह हानोई का टावर सिद्धांत आधारित होता है। अब इसको देख लेते हैं डिटेल में। देखो, खेल का उद्देश्य क्या होता है, सभी चकतियाँ दूसरी छड़ में जमाना, यानी कि इस छड़ में चकतियाँ पड़ी हुई है, उसको इस छड़ में जमाओ, भले इसमें जमाओ। और ये करने के लिए हमें कुछ नियमों की भी पालना करनी पड़ती है, ठीक है। पहला नियम क्या है, एक वक्त पे एक ही चकती उठा सकते हैं और कभी भी बड़ी चकती को छोटी चकती के ऊपर नहीं रख सकते। कम से कम चरण का पालन करते हुए सभी चकतियाँ हमें क्या करनी है, दूसरी जो मतलब रोड है उसमें डालनी है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, आकलन के कोई 3 तरीके बताइए। तो पहला तो होता है वो होता है स्व आकलन। बच्चों में स्वयं की प्रकृति के आकलन की योग्यता का विकास बहुत आवश्यक होता है। अनुभवों को मार्गदर्शन प्रदान करने का उत्तरदायित्व एक शिक्षक का होता है। शिक्षक ऐसे अवसर उपलब्ध करवाएं जिससे बच्चा अपने कार्य, व्यवहार, रुचि, ज्ञान, कौशल से क्या हो सके, हमेशा प्रेरित हो सके। अगला प्रश्न है, अगला बिंदु है इसमें, व्यक्तिगत आकलन क्या होता है। तो बच्चों द्वारा कार्य या गतिविधि को करने के दौरान उसका ध्यान देते हुए जो भी अपन आकलन करते हैं उसको हम व्यक्तिगत आकलन कहते हैं। अगला बिंदु है अवलोकन। अवलोकन आकलन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रविधि होती है। कक्षा में सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान, विद्यालय गतिविधियों में बच्चों की भागीदारी के दौरान या विद्यालय के बाहर जहां बच्चा किसी कार्य को करते हुए मिलता है, तब एक मास्टर क्या करता है, उस बच्चे का अवलोकन कर सकता है। बहुत ही सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है, बड़े आराम से हम चीज़ों को याद कर सकते हैं। ओके। अगला प्रश्न है आपके सामने, एल्गोरिदम क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा यूट्यूब में आप जब भी होम पेज पर जाते हो तो हर बार आपके इंटरेस्टेड वीडियो आती है, तो कुछ नहीं है कि एल्गोरिथम पर यूट्यूब काम करती है। तो बिल्कुल वही एक एल्गोरिथम होती है। एल्गोरिथम किसे कहते हैं, याद रखना, वहाँ प्रक्रिया जो असंदिग्ध नियमों का निश्चित समूह में मतलब पालन करती है, यानी असंदिग्ध, कुछ ऐसे रैंडमली नियम डिसाइड कर लिए जाते हैं जो क्या करते हैं, कंटिन्यूस प्रोसेस को पुश करते रहते हैं। तो इसको अपन एल्गोरिथम के नाम से जानते हैं, जिसमें संक्रियाओं को एक निश्चित चरणों का समावेश होता है, यानी कि एक फिक्स स्टेप होती है, उसके अकॉर्डिंग एल्गोरिथम काम करती है, जो एक समस्या के समाधान या समस्याओं को विशिष्ट श्रेणी के समाधान या किसी भी आगत राशि के लिए क्या कराता है, उपलब्ध कराता है। एक एल्गोरिथम दिए हुए समस्या का समाधान ज्ञात करने का चरणबद्ध तरीका है, यानी किसी समस्या को किस प्रकार हल करना है उसके लिए एल्गोरिथम का यूज अपन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, 10 ग्राम किसे कहते हैं। तो ये 10 ग्राम बहुत पुरानी चीनी पहेली है और जिसमें 7 ज्यामितीय आकृति अपन को देखने को मिलती है। भिन्न भिन्न प्रकार से इसको जोड़कर और अलग प्रकार की आकृतियां अपन बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए एक वर्गाकार कागज की हमें जरूरत होती है और कागज अपन लेने के बाद उसको अलग अलग डायरेक्शन में मोड़ेंगे और कैंची से काटेंगे और क्या करेंगे, 10 ग्राम बना लेंगे। ओके। अगला प्रश्न है आपके सामने, चेकलिस्ट के रूप में एक अवलोकन प्रपत्र तैयार करें। तो चेकलिस्ट की यदि बात करें तो शिक्षण अधिगम के दौरान बच्चों के विशिष्ट व्यवहार दर्ज करने का व्यवस्थित तरीका है, जिसको अपन चेकलिस्ट के नाम से जानते हैं। अवलोकन चेकलिस्ट बच्चों में किसी विशिष्ट अधिगम क्षेत्र को ग्रहण करने, कौशल विकसित होने या अभिलेखित करता है। चेकलिस्ट अधिगम क्षेत्र के विकास होने की क्रमबद्ध सूची होती है। ओके। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रायिकता किसे कहते हैं। तो प्रायिकता गणित की वह शाखा है जिसमें अनिश्चित स्थितियों के अध्ययन के लिए विकसित किया गया है। यानी अनिश्चित स्थितियां जब अगर अपन को मिलती है तो उसका अध्ययन अगर अपन को करना है तो हम किसके अंतर्गत करेंगे, प्रायिकता के अंतर्गत करेंगे। प्रायिकता की परिकल्पना का स्रोत संयोग, खेल, सिक्का उछालना, पासा फेंकना इत्यादि के कारण हुआ है। आजकल भौतिक, समाज विज्ञान, अर्थशास्त्र, जनन विज्ञान, जीव विज्ञान इत्यादि में प्रायिकता का बहुत बड़े लेवल पर प्रयोग किया जाता है। क्लियर। बिल्कुल। एक बार और बता देता हूँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस क्लास की तो आप वेबसाइट पर जाकर कोर्स इनरोल कर लीजिए, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। अगला प्रश्न है आपके लिए, उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षाओं के बच्चों को ऋणात्मक संख्या की अवधारणा कैसे स्पष्ट करेंगे। तो ऋणात्मक संख्या समझाने के लिए, जैसे ये कोई झील अपन समझ लेते हैं, ये कोई तालाब है, ठीक है, और ये इसका धरातल अपन समझ लीजिए, ठीक है, ये इसका प्लेन सरफेस है।
अब इसके किनारे पे कोई मतलब एक बालक यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। अब ये जो तालाब भरा हुआ है यहाँ पे ना, ऐसे कह सकते हैं तालाब यहाँ पे भरा हुआ है, ठीक है। और इधर ये एक अच्छा सा बेसमेंट बना हुआ है और इधर ये तालाब भरा हुआ है। अब तुम खुद देखना, ये जो तालाब भरा हुआ है ना, ये पानी भरा हुआ है इसमें, ठीक है। ऐसे अपन बना सकते हैं इसको, ओके। तो कहने का मतलब कभी कभी क्या होता है कि जैसे यहाँ पे एक पैमाना लगा रखा है, ठीक है, और ये 0 लेवल ज़मीन का स्तर दिखा रहा है, इसे याद रख लेना। ये ज़मीन का स्तर दिखा रहा है और अगर यहाँ से पानी ऊपर चढ़ता है यानी तालाब में और ज़्यादा पानी आता है तो इसको अपन प्लस से दिखा सकते हैं। और जब कभी गर्मियों के समय पानी का स्तर डाउन हो जाता है इसको अपन माइनस से दिखा सकते हैं। इस तरीके से हम बच्चों में ऋणात्मक संख्याओं की अवधारणा फिट कर सकते हैं। दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, बच्चों को टेम्परेचर के बारे में दिखा सकते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ जम जाता है, लेकिन 0 से भी माइनस में भी टेम्परेचर जा सकता है, या 0 से प्लस में भी टेम्परेचर क्या होता है, जा सकता है। क्लियर बिल्कुल। तो हम बच्चों को ऐसे सिखा सकते हैं कि जो शून्य होता है उसके बाएं जाना जो होता है इसको अपन ऋणात्मक संख्या के नाम से जानते हैं। अगला बिंदु है आपके सामने, ऐसी स्थिति में हमें शून्य के बारे में बाएं जाना होता है। ऐसी संख्या जो शून्य से भी छोटी होती है उसको अपन ऋणात्मक संख्या कहते हैं। इन संख्याओं का बच्चों के सार्थक ढंग से परिचय करवाना तथा उचित संदर्भ ढूंढना आवश्यक होता है। मात्रा का बोध कराते हुए शून्य, धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के बीच क्रम को विभिन्न संदर्भों में समझने की भी आवश्यकता होती है। ऋणात्मक संख्याओं से जुड़ी संक्रियाओं को विभिन्न संदर्भ में समझने का हम अक्सर क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, उच्च प्राथमिक कक्षाओं में आप परिमेय संख्याओं की अवधारणाओं को कैसे समझाएंगे। हम बच्चे को ये समझाएंगे कि परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखते हैं और q का मान हम क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन होती है। और p और q को क्या माना गया है, पूर्णांक माना गया है। क्या माना गया है, पूर्णांक। ये 2 कंडीशन अपन बच्चे को नोट करवा देंगे, कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2, और डेफिनेशन लिखवा देंगे। तो ऐसे हम बच्चों में परिमेय संख्या की अवधारणा विकसित कर सकते हैं। एक स्थिति और बताएंगे, परिमेय संख्या जो होती है इनको क्यू से दर्शाते हैं, ये बात भी हम बच्चों को क्या करेंगे, बता देंगे। अब संख्या रेखा पर चर्चा बच्चों से करवाएंगे। जैसे इस प्रकार एक संख्या रेखा बनाएंगे और जैसे एक एप्पल हमारे पास है, इस एप्पल को 2 भागों में बांटना है तो 1/2 हमें उत्तर मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया, यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। इसके बीच में छोटा डंडा खींचूंगा, ये किसको दिखाएगा, 1/2 को दिखाएगा। ओके, आधे पार्ट को दिखाएगा, 1 2 3 4 पॉइंट इसमें होते हैं, ठीक है, 2 3 4 ऐसे आप समझ सकते हैं। इसके बीच 1 2 3 4 पॉइंट होते हैं, ऐसे आप समझ सकते हैं। ओके, बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे 1 हो रहा है, यहाँ पे 0 से 1 हो रहा है, इसका आधा ये हो रहा है, ठीक है, और ये पूरा 1 हो रहा है। पूरे का 1 का आधा अपन समझ सकते हैं परिमेय संख्या की अवधारणा। नेक्स्ट, बच्चों को परिमेय संख्या ज्ञात करने के तरीके भी अपन समझा देंगे। अगला प्रश्न है, अगला बिंदु है, 2 बच्चों को उदाहरण द्वारा समझाएंगे। बिल्कुल सही बात है, उदाहरण द्वारा हम बच्चों को समझा देंगे। परिमेय संख्या का जो हर होता है उसका LCM है ना, LCM निकालना भी हम बच्चों को क्या करेंगे, सिखाएंगे। इस प्रकार बच्चों को परिमेय संख्या बता देंगे और बच्चे भी परिमेय संख्या सीख जाएंगे। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक कक्षाओं में निर्देशांक ज्यामिति को दैनिक जीवन में उपयोग पर टिप्पणी करो। यानी कि निर्देशांक ज्यामिति दैनिक जीवन में किस प्रकार उपयोगी है उसके बारे में बताना है। तो निर्देशांक ज्यामिति की बात करें तो बीजगणिती और ज्यामिति के सेतु का काम करती है। बीजगणित और ज्यामिति पढ़ना है तो उसके लिए निर्देशांक ज्यामिति बहुत ज़्यादा काम आती है। दैनिक जीवन में कंप्यूटर, फोन, कैमरा इत्यादि का हम उपयोग करते हैं और ये सारी चीज़ें इसी सिद्धांत पर आधारित होती है। कार्तीय निर्देशांक, यूक्लिड ज्यामिति तथा बीजगणित के बीच की एक व्यवस्थित संबंध बनाने वाली कड़ी हम समझ सकते हैं। अब बात करते हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता के नियम बताओ। पहला नियम है SSS नियम। इसको ऐसे समझ सकते हैं, मैंने 2 त्रिभुज बनाया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इस त्रिभुज के ये भुजा मैं इसके बराबर बता दूंगा, इस भुजा को मैं इसके बराबर बता दूंगा, और इस भुजा को किसको, इस भुजा को मैं इसके बराबर बता दूंगा। तो इस प्रकार मैं SSS से क्या करूंगा, इस दोनों त्रिभुजों को सर्वांग बता दूंगा। यह कॉन्सेप्ट है। दिए गए सुमेल के अंतर्गत त्रिभुजों की 1 2 3 तीनों भुजाएं किसी अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाएं के बराबर हो तो उसको अपन सर्वांग त्रिभुज कहेंगे। अगला SAS नियम, इसमें कुछ नहीं होता है, एक एंगल ये बना दिया, दूसरा एंगल ये बना दिया। अब इस एंगल को मैं इसके बराबर बता दूंगा, इस भुजा को और इस भुजा को, इस भुजा को और इस भुजा को क्या करूंगा, मैं एक दूसरे के बराबर बता दूंगा।
तो इस प्रकार मैं एस नियम को भी सर्वांग सम दिखा सकता हूँ। यदि एक सुमेल के अंतर्गत एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उसके अंतर्गत त्रिभुज का अंतर को दो भुजाओं का अंतर्गत बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होता है। ये यहाँ पे लिख रखा है। अगला आरएचएस में आपको ये त्रिभुज बनाना है। ओके, यहाँ पे मैं बना देता हूँ। ये देखो, अब इनमें आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो एंगल है इसको बराबर बता देना है। ठीक है, यानी एंगल नंबर 1 एंगल नंबर 2। तो यहाँ पर मैं दिखा सकता हूँ 1 बराबर 2। ओके, उसके बाद मैं क्या दिखाऊंगा, इस कर्ण को इसके बराबर दिखा दूंगा। तो तीसरा मैं क्या करूंगा, इस डाउन वाले भुजा को इसके बराबर दिखा दूंगा। तो इस प्रकार मैं आरएचएस के नियम के द्वारा क्या करूंगा, इन दोनों त्रिभुज को भी सर्वांग सम दिखा सकता हूँ। यस, अगला प्रश्न है आपके सामने, गणित में अमूर्तीकरण किसे कहते हैं। तो वास्तविक जीवन में मूल रूप से जुड़े तथ्यों के ऊपर निर्भर न रहकर गणितीय अवधारणाओं के संबंध में दिए गए अर्थों को खोजना और उनके सामान्यीकरण करके बड़ी परिस्थितियों या समान परिस्थितियों में उनका उपयोग करना क्या कहलाता है, अमूर्तीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, गणित सीखने की प्रक्रिया में बच्चों में आने वाली परेशानियां तथा उनको दूर करने के उपाय बताओ। तो गणित में चिंतन एवं तर्क को गहनता से हम समझना चाहिए और नहीं समझते हैं, इसी कारण हम बीजगणित नहीं सीख पाते हैं और बच्चों को बहुत सारी परेशानियां हो जाती है। प्रमुख कारण यहाँ पे दे रखे, अंक गणित की विशेष सामग्री, सिद्धांतों एवं प्रत्ययों की अधिक स्पष्ट जानकारी नहीं है। बीज गणित में अंक गणित की संख्या प्रणाली का प्रसार कर सकते हैं। जिन विद्यार्थियों को संख्याओं की विशेषताओं का ज्ञान नहीं होता है वहाँ बीजीय अक्षरों के प्रतिस्थापन का अर्थ तथा महत्व नहीं समझ सकते। बीज गणित में शून्य, धनात्मक तथा ऋणात्मक राशियों का प्रयोग विद्यार्थियों में दक्षता नहीं है, नॉलेज नहीं होता है। सूत्रों को भली भांति समझ नहीं पाते हैं, अभ्यास नहीं करते हैं। बीज गणित में सामान्यीकरण एक मुख्य प्रवृत्ति होती है। बीज गणित के शब्दावली के अर्थों को स्पष्ट अगर अपन नहीं समझ पाते हैं तो बीज गणित हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाती है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, व्यावसायिक गणित में उपयोग में आने वाले पदों को समझाइए। पहला दे रखा है अनुपात। संख्याओं या समान प्रकार की दो राशियों के बीच एक संबंध होता है जो दिखाता है कि एक राशि दूसरी राशि की कितनी गुनी है। इसी को अपन क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। दो विजातीय राशियों का अनुपात अपन ज्ञात नहीं कर सकते हैं, सजातीय का कर सकते हैं। अनुपात का कोई भी मात्रक नहीं होता है। अगला प्रश्न है समानुपात। दो अनुपात समानता का ही समानुपात कहलाता है ना, दो अनुपात की समानता होना क्या कहलाता है, समानुपात। अगला प्रश्न है, अगला बिंदु है प्रतिशत। सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रतिशत का तात्पर्य प्रति 100 से होता है। प्रतिशत भिन्न और दशमलव को व्यक्त करने का एक बेहतरीन तरीका होता है। अगला प्रश्न बिंदु है लाभ। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से अधिक हो तो उसके अंतर से प्राप्त धनराशि को लाभ कहते हैं। यह हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। अगला है हानि। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से कम है तो उसके अंतर से प्राप्त धनराशि को क्या कहते हैं, हानि कहते हैं। हानि सदैव किस पर ज्ञात करते हैं, क्रय मूल्य पर ज्ञात करते हैं। अगला है ब्याज। जब कोई किसी साहूकार या बैंक से कुछ धन उधार लेता है तो उधार लिया धन मूलधन कहलाता है। और ये जो धन होता है निश्चित समय के बाद दोबारा लौटाना पड़ता है जिससे लिया है उसको। और मूलधन के अतिरिक्त कुछ एक्स्ट्रा पैसा अपन को देना पड़ता है जिसको अपन ब्याज के नाम से जानते हैं। मूलधन और ब्याज को जब अपन जोड़ते हैं तो मिश्र धन अपन को प्राप्त हो जाता है। जितने वर्षों या दिन के लिए धन अपन क्या करते हैं, उधार लेते हैं। क्या लेते हैं, उधार लेते हैं। तो वो जो टाइम पीरियड है उसको समय कहते हैं। क्या कहते हैं, समय। ओके, मैं इसी उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। अगला प्रश्न है, गणित उसे मानव चिंतन का परिणाम है जो अनुभव से स्वतंत्र तथा सत्य के अनुरूप उक्त कथन है। किसने कहा, यह कांट ने कहा है। ठीक है, कांट किसे याद रखेंगे, तंत्र कांट, सत्य काट। हाँ, सत्य का कोई काट नहीं होता, ऐसे रख लेना यार। ठीक है, सत्य का काट नहीं होता है। सबसे पहले ज्ञात उत्पत्ति प्रदान करने का श्रेय किसको दिया जाता है, थेल्स को दिया जाता है ना, ज्ञात उत्पत्ति। ठीक है, पत्ती है ना, पत्ती, चाय की पत्ती किस में लाते हैं अपन, थैली में लाते हैं, इसे याद रख लेना। अगला जो प्रश्न है वो है, गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। ये किसने कही है, लॉक। ठीक है, तर्क कहाँ गया, ये रहा तर्क। तर्क से लॉक याद रख लेना। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने, त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, तो 180 होता है।
अगला प्रश्न है गणितीय विज्ञान का प्रवेश द्वार या कुंजी है, ये किसने कहा है? बैंकर ने कहा है कि बैंक के हमेशा कुंजियां लगी रहती है। अगला प्रश्न है आपके सामने उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व होता है व्यवहार के आधार पर। अगला प्रश्न है आपके सामने गणित सभ्यता तथा संस्कृति का दर्पण है, किसने कहा है? हांगबेन ने, ठीक है। दर्पण है ना, दर्पण और बन दर्पेन हांगबेन ने कहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है गणित व्यक्ति में किस क्षमता का विकास करता है? तो सोचने की क्षमता, स्पष्ट तरह से व्यक्त करने की क्षमता, तार्किक और क्रमबद्ध तरीके से सोचने की क्षमता, पैटर्न तथा उसके संबंध को तलाश करने की क्षमता इत्यादि क्या करती है? विकसित करती है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। यस, अगली स्लाइड है आपके सामने प्रश्न कथन के प्रकार बताएं। तो सदैव सत्य, सदैव असत्य और संदिग्ध 3 प्रकार के कथन होते हैं। प्रत्युदाहरण को उदाहरण सहित समझाइए। ऐसा प्रमाण जिसकी सहायता से कथन को असत्य सिद्ध कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा प्रमाण जिसकी मदद से किसी भी कथन को हम असत्य सिद्ध कर लेते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? प्रत्युदाहरण। कथनों पर कुछ प्रतिबंध लगाकर सत्य भी अपन सिद्ध कर सकते हैं। अगला ऐसे में दे रखा चतुर्भुज के सभी भुजाएं बराबर होती है, वहाँ एक वर्ग होता है। इस कथन को हम सत्य नहीं मान सकते, लेकिन यदि हम एक प्रतिबंध इस पर लगा दें तो यह सत्य हो जाएगा। तो प्रतिबंध क्या लगाएंगे? चतुर्भुज के सभी भुजाएं, सभी अंतःकोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, तो इसको हम वर्ग कहते हैं। तो ये कंडीशन यहाँ पे सही बैठ जाएगी। ओके, अगला प्रश्न है निगमनिक तर्क विधि को परिभाषित कीजिए। तो तर्क को जिसमें ज्ञात परिणाम, परिभाषा और निष्कर्ष के नियमों का प्रयोग किसी चीज को सिद्ध करने में किया जाता है, इसको अपन क्या कहते हैं? निगमनिक तर्क कहते हैं। अगला प्रश्न है क्वाड्र संख्या क्या है? तो एक संख्या है जो 4 क्रमागत संख्याओं के योग के रूप में लिखी जाती है, ठीक है। क्वाड्र संख्या क्या है? एक संख्या है जो 4 संख्याओं के योग के रूप में लिखी जाती है, इसको अपन क्वाड्र संख्या के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने स्वयं सिद्ध सत्य क्या है? तो वहाँ सरल और स्पष्ट सिद्धांत, सत्य सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर सत्य सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है, खुद में ही सत्य है, तो उसको स्वयं सिद्ध सत्य कहते हैं। इसको बिना सिद्ध किए हम क्या मान लेते हैं? सत्य मान लेते हैं। ओके, बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से आपको सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा दूँ, क्योंकि कल मेरे इंग्लिश का एग्जाम है, इंग्लिश भी मेरे को पढ़नी है, ठीक है। तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको गणित का क्लियर करा दूँ। बाकी अगर मैं इंग्लिश पढ़ने में बिजी हो गया तो आपके मैथ्स की क्लास नहीं हो पाएगी, इसीलिए पहले मैं आपके मैथ्स की क्लास रिकॉर्ड करूंगा, उसके बाद मैं मेरे इंग्लिश की तैयारी करूंगा। ओके, चलो अगला प्रश्न है आपके सामने उच्च प्राथमिक कक्षाओं में गणित सीखने सिखाने की विभिन्न तरीकों को किसी एक गतिविधि के द्वारा स्पष्ट करें। सीखने सिखाने की सार्थक क्रिया में प्रत्येक बालक की हर समय सक्रिय भागीदारी रहती है। बच्चे जो भी सीखते हैं अपनी गति से सीखते हैं, अपने वातावरण से सीखते हैं, अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर सीखते हैं। शिक्षक मात्र एक मददगार होता है, ये बात इसमें कही गई है। शिक्षक बच्चों के लिए एक सहयोगी की भूमिका निभाता है। गणित की कक्षा में बच्चों से उम्मीद की जाती है कि वे बुनियादी संक्रियाओं को लागू करना सीखे और सही सही गणना कर ले। विद्यालय के अलग अलग स्थलों पर बालकों के विभिन्न समूह भेजा जाता है और उन्हें क्षेत्रफल मापने के लिए कहते हैं। इस स्थिति में कुछ बच्चे हाथ से क्षेत्रफल मापेंगे, कुछ पाँव से, कुछ लकड़ी से, कुछ स्केल से, कुछ फीट से दूरी माप के क्या करेंगे? गणना करेंगे और अपने अपने वैल्यू लेके आएंगे। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अलग अलग बालक दिए गए लक्ष्य को अलग अलग तरीके से पूरा करते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने 0 से 9 तक के संकेत को हम क्या कहते हैं? तो अंक कहते हैं। अगला प्रश्न है प्राकृत संख्याओं के समूह में यदि 0 को सम्मिलित करें तो नया समूह पूर्ण संख्याओं का समूह होगा। ऐसी संख्या जो किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करने पर प्राप्त होती है उसे हम घन कहते हैं। जब 2 संख्याओं को जोड़ने पर योगफल 0 आ जाए तो दोनों पूर्णांक एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? योज्य प्रतिलोम हो जाएंगे। तो बहुत सरल है, मेरे को तो कोई कठिन लग नहीं रही है, आपको कठिन लग रही है तो कमेंट में बताना, ठीक है। अगला प्रश्न है 1 से 10 तक की संख्या में कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो 4। प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होता है? 5। गुणनफल किसे कहते हैं? वह संख्या जो एक संख्या को दूसरी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होती है। योगात्मक एवं गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे किसी भी परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम वही संख्या किंतु विपरीत चिन्ह की होती है। 3/4 को अपन -3/4 लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ 3/4 बराबर
-3/4। तो ऐसे मैं इसको लिखूंगा तो ये क्या होगा बताओ, योज्य प्रतिलोम होगा। किसी भी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम अपन कैसे लिखते हैं, जिसे मैंने लिखा 3/4, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम लिखूंगा मैं 4/3। ओके, इसको मैं गुणात्मक प्रतिलोम कह सकता हूँ। अगला जो प्रश्न है वो है 5/7। क्या है, 5/7 का योज्य प्रतिलोम लिखना है, तो इसको लिख देंगे अपन -7/5। ओके, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अगला है 5/7 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो 5/7 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखता है तो क्या लिखेंगे, इसका गुणात्मक प्रतिलोम उल्टा पुल्टा कर देंगे। ठीक है, नहीं, योज्य प्रतिलोम पूछा है ना, तो 5/7 का -7/5 और गुणात्मक प्रतिलोम 7/5। ठीक है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम आएगा 7/5 आ जाएगा। ओके, तो ऐसे इसको सोल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, मैं बता देता हूँ। अगला प्रश्न है अभाज्य संख्या को उदाहरण सहित समझाइए। स्वयं उसी संख्या तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या के उदाहरण 2, 3, 5, 7, 1 और 3, ये सारी कौन सी संख्या है बताओ, अभाज्य संख्या। यहाँ पे 11 कर लेना, 11 और 3। ठीक है, क्या पूर्णांक संख्याओं को परिमेय संख्या कह सकते हैं? हाँ भैया, पूर्णांक संख्या को क्या कह सकते हैं, परिमेय संख्या कह सकते हैं। किसी भी पूर्णांक संख्या को परिमेय संख्या माना जा सकता है। जैसे -5 को हम परिमेय संख्या बनाना चाहे तो मैं लिखूंगा -5/1। तो ऐसे भी मैं क्या कर सकता हूँ, इनको लिख सकता हूँ। क्लियर, बिल्कुल। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। अगला प्रश्न है आपके लिए, साहचर्य गुणधर्म किसे कहते हैं? तो जब किसी संख्याओं का योग में किसी अन्य संख्याओं को जोड़ा जाता है, किंतु जोड़ने के पश्चात भी दोनों का परिणाम क्या रहता है, समान रहता है, तो वो संख्या क्या कहलाती है, साहचर्य गुणधर्म का पालन करती है। जैसे मैंने लिखा है 2 + 3 + 1, तो अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, बराबर लिख सकता हूँ 2 + 3 + 1। तो इसका फाइनल रिजल्ट मेरे को मिलेगा 2 और 3 कितना होता है, 5 और 6 मेरे को आंसर मिल रहा है। तो दोनों कंडीशन में वैल्यू 6 मिलेगी। इस तरीके से मैं इसको दर्शा सकता हूँ। अगला प्रश्न है परिमेय संख्या किसे कहते हैं? मैंने अभी आपको बता दिया, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। क्लियर, बिल्कुल। परिमेय संख्या के गुणधर्म की बात कर लेते हैं। तो परिमेय संख्या को जोड़ना, घटाना, गुणा करना और विभाजित करना, परिमेय संख्या अपन को एज ए रिजल्ट मिल जाएगी। परिमेय संख्या का योग, व्यकलन, गुणन, इसके अंतर्गत तो ये होती है सवृंत। क्या होती है, सवृंत। लेकिन भाग के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, भाग के अंतर्गत सवृंत नहीं होती है, याद रखना। अगला जो बिंदु है वो है परिमेय संख्याओं के लिए व्यवकलन क्रम विनिमय नहीं होता है। ठीक है, बाकी नहीं कर सकते। परिमेय संख्याओं के लिए गुणन एवं भाग क्रम विनिमय होता है। सिर्फ गुणन और भाग ही क्या होगा, क्रम विनिमय होगा। ओके, तो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है अनंत की अवधारणा को स्पष्ट करें। तो गणित और दर्शन में अनंत एक ऐसी अवधारणा है जो एक ऐसी राशि को निरूपित करती है जिसका कोई अंत और सीमा नहीं है। शाब्दिक अर्थ में देखा जाए तो अनंत का अर्थ होता है जिसका कोई भी अर्थ न हो। भास्कराचार्य ही विश्व के प्रथम गणितज्ञ थे जिन्होंने गणित में अनंत की कल्पना की थी। इन्होंने अनंत के बारे में लिखा था, यदि शून्य में किसी संख्या का भाग दे दिया जाए तो शून्य को किसी संख्या से, एक मिनट, थोड़ा सा मिस हो गया मटेरियल, भाग दिया जाता है तो एज ए रिजल्ट अपन को परिणाम शून्य मिलता है। यदि किसी संख्या में शून्य का भाग दिया जाए तो परिणाम का हर जो होगा वो अनंत मिलेगा, है ना। हल यानी अनंत मिलेगा, परिणाम जो भी मिलेगा अनंत मिलेगा। भाजकता के नियम यदि कोई पूछता है तो बता देना। 2 से भाजकता किसे कहेंगे? जब किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 है तो वो संख्या पूरी 2 से विभाजित हो जाएगी। अगला नियम 3 से विभाज्यता का नियम। किसी भी संख्या में प्रयुक्त सभी अंकों का योग, अंकों को जोड़ेंगे और देख लेंगे कि भाई 3 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। 4 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या में दाएं ओर से पहले 2 अंक 0 हो या 4 से पूर्णतः विभाजित हो तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। 5 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक या तो 0 होगा या 5 होगा तो वो संख्या भी 5 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। 6 से विभाज्यता का नियम। यदि कोई संख्या 2 से और 3 से भाग से अलग अलग भाग हो रहा है तो वह संख्या 6 से पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। बहुत ही सरल है भाजकता के नियम, बड़े आराम से याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 7 से विभाज्यता के नियम। यदि किसी संख्या के इकाई के अंक के दुगुने को इकाई के अंक को छोड़कर शेष संख्या में से घटाएं
तथा बड़े घटाफल में से कोई पुनः इकाई के अंक का दुगुना इकाई के अंक को छोड़कर शेष संख्या में से घटाएं। तो इस क्रिया को तब तक जारी रखें तब तक 7 में से या 7 से कम अपन को आंसर न मिल जाए। 0 या 7 अगर अपन को एज ए रिजल्ट मिल रहा है तो वो संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। 8 से विभाजिता का नियम, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों या तो 0 हो या 8 से विभाजित हो तो पूरी संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। अगला जो है 9 से विभाजिता, यदि किसी संख्या में प्रयुक्त अंकों का योग 9 का गुणज हो तो वो संख्या भी 9 से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। अगला है 11 से विभाजिता का नियम, किसी संख्या के विषम और सम स्थान के अंकों का योग 0 हो या 11 हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, भाजकता के नियम पढ़ सकते हैं। यस, अगला प्रश्न है आपके सामने, एलिमेंट ऑफ ज्योमेट्री के लेखक कौन है, तो यूक्लिड। सरल कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री। जिस कोण का मान 90 डिग्री से कम होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। किसी वृत्त में असममित अक्ष रेखाएं होती है चाहे जितनी। समांतर चतुर्भुज एवं समलंब चतुर्भुज में अंतर बताना है। तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, जबकि समलंब चतुर्भुज में एक जोड़ा समूह भुजा का क्या होता है, समानांतर होता है। अगला प्रश्न है समपूरक कोण किसे कहते हैं, तो दो कोणों का माप 180 डिग्री है तो समपूरक कोण कहलाएंगे। क्लियर, बिल्कुल। अगला है आसन्न कोण को परिभाषित करें, तो वह कोण है ना, वह कोण जिसका एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो और एक उभयनिष्ठ क्या हो, भुजा हो, और जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है वह उभयनिष्ठ भुजा के एक एक तरफ हो, इस प्रकार के कोण को आसन्न कोण कहते हैं। अगला प्रश्न है सममिति से क्या तात्पर्य है, तो ऐसी दो आकृतियां जिनकी माप क्या हो, बराबर हो। अगला प्रश्न, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल तथा समांतर भुजाओं के योग के गुणनफल का क्या होता है, आधा होता है। इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न है वर्ग और आयत की दो समानताएं लिखिए। तो वर्ग और आयत की बात करें तो आयत और वर्ग के आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है, और प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। अगला प्रश्न है यूक्लिड के ज्यामिति से संबंधित अभिग्रहित बताइए। तो पहली बात इसने ये बोली कि ये दो बिंदु है, इनको मिलाने वाले एक सीधी रेखा हम खींच सकते हैं। किसी भी रेखा को असीमित रेखा तक बढ़ाया जा सकता है, यानी कि इसको हम जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, इसे जितनी इच्छा उतना बढ़ा सकते हैं। किसी भी मान को त्रिज्या मान के, यानी कि मैंने ये त्रिज्या मान ली और यहाँ से मैं एक वृत्त खींच सकता हूँ, ये बात इसने कही। और एक बात और कही, सभी समकोण क्या होते हैं, बराबर। सभी समकोण होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। ओके, ये बात कही है इसने। अगला प्रश्न है टेनग्राम विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार उपयोगी है, तो यहाँ विद्यार्थियों की तार्किक क्षमता, चिंतन, पहेली हल करने की योग्यता को क्या करेगा, बढ़ाता है। ये बच्चों की सृजनात्मकता को बढ़ाता है। विभिन्न आकृतियों को छूने, महसूस करने, घुमाने या अलग अलग नजरिए से देखने में अवसर उपलब्ध कराता है कौन, टेनग्राम। इसकी सहायता से विद्यार्थी ज्यामितीय आकृतियों की विशेषताओं को समझ लेते हैं। यह विद्यार्थियों के वर्गीकरण, तुलना, वस्तुओं, घूर्णन कौशलों को क्या करता है, निखारता है। विद्यार्थियों की स्थानिक समझ को भी ये क्या करता है, बढ़ाता है। विद्यार्थियों की सर्वांग क्षमता की समझ को भी क्या करता है, बढ़ा देता है। तो इस प्रकार हम टेनग्राम का प्रयोग जो है उसको बड़े आराम से समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, रेखा एवं रेखाखंड में अंतर स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले रेखा की बात कर देते हैं। ए और बी तक रेखाखंड को ए से आगे की एक दिशा में और बी आगे दूसरी दिशा में बिना किसी अंतर बिंदु से विस्तृत करते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, रेखा। रेखाएं दो प्रकार की होती है, वक्र रेखा और सीधी रेखा। अगला है रेखाखंड। किसी तल में, है ना, तल ये क्या है, तल। किसी तल में निश्चित दूरी पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड अपन को अगर प्राप्त हो रहा है और एक निश्चित लंबाई भी अपन को मिल रही है तो वो रेखाखंड कहलाता है। विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों का उल्लेख करो। तो समकोण त्रिभुज होते हैं, न्यूनकोण होते हैं, अधिक कोण, समबाहु, समद्विबाहु, सम विषम बाहु, इस प्रकार के त्रिभुज होते हैं। विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज के बारे में बताओ। समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत और वर्ग भी अक्सर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं बताइए। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति जिसकी जितनी भी भुजा होती है वो समान और समानांतर हो। इसके सम्मुख कोण समान हो, दो आसन्न कोणों का योग कितना हो, 180 डिग्री हो। समांतर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। समांतर चतुर्भुज के दोनों असमान विकर्ण परस्पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज का परिमाप चारों भुजाओं के योग के क्या होता है, तुल्य होता है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है, आधार इंटू शीर्षलंब। आधार इंटू क्या है, शीर्षलंब। ये आप याद रखना।
ओके, चलते हैं अगली स्लाइड पर। अगला प्रश्न है आपके सामने, सममिति की विशेषता बताइए। तो सममिति की यदि हम बात करें तो सममिति आकृतियां जितनी भी होती है और यदि हम इनको किसी अक्ष या बिंदु के दोनों ओर एक जैसी बनी हुई आकृति होती है, जैसे आपने हार्ट का स्ट्रक्चर देखा होगा, कुछ ऐसा होता है। यदि बीच में से काटूं तो दोनों स्ट्रक्चर मेरे को एक जैसे मिलेंगे, ऐसे हम इसको समझ सकते हैं सममित आकृतियों को। दूसरी ओर की आकृति भी ज्ञात कर सकते हैं। एक रेखा गणितीय रचनाओं में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने एक लाइन खींच रखी है, इधर ये ऐसा बना रखा है तो इधर भी बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। इस प्रकार की आकृतियों को हम क्या कहते हैं, बताइए जल्दी से, सममितीय आकृतियां कहते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, वेन हिले द्वारा प्रस्तुत मॉडल में समझ के 5 स्तरों के बारे में बताओ। तो ज्यामितीय चिंतन के लिए एक प्रतिरूप बनाया गया था, जो बनाया था डीना वेन हाइल गेडोल्फ ने बनाया था, और उसका पति कौन था, प्रीरे मारी हिले, इन सभी ने मिलकर किया था। प्रतिरूप में समझ के 5 स्तर यहाँ पर सम्मिलित कर रखे। पांचों स्तर को मैं बता देता हूँ। पहला स्तर दे रखा है दृश्यांकन, दूसरा दे रखा है विश्लेषण, तीसरा दे रखा है अनौपचारिक कटौती, और चौथा दे रखा है औपचारिक कठोरती, और पांचवा दे रखा है कठोरता। इन स्टेप्स का पालन करके अपन वेन हिले आरेख को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो पहला जीरो लेवल, स्तर 0, जिसको दृश्यांकन के नाम से जानते हैं। स्थान के बारे में विद्यार्थी केवल इतनी सी जानकारी रखते हैं कि उनके चारों ओर क्या क्या चीजें होती है। ज्यामितीय संकल्पना को पूर्ण संकल्पना के रूप में भी अक्सर कर देखा जा सकता है। इस स्तर पर क्रियाशील एक व्यक्ति ज्यामितीय शब्दावली को क्या कर लेता है, सीख लेता है। इसके अलावा यहाँ पे दे रखा है विशिष्ट आकृतियों को भी पहचानना सीख लेता है। स्तर नंबर 1 दे रखा है विश्लेषण। इसमें क्या होता है, ज्यामितीय जो संकल्पना है उनका विश्लेषण किया जाता है। क्लियर, बिल्कुल। जैसे यहाँ पे कुछ चीजें दे रखी है, देख लेते हैं। विद्यार्थी आकृतियों की विशेषताओं को पहचानना प्रारंभ कर देता है। प्रारंभिक विशेषता आकृतियों के वर्गों की संकल्पना करने में उपयोग में ली जाती है। यस। अगला दे रखा है अनौपचारिक कटौती। विद्यार्थी आकृतियों के भीतर विपरीत किनारे समानांतर होने पर विपरीत कोणों का मान निश्चित रूप से समान तथा आकृतियों में परस्पर दोनों तरह के गुणों के अंतर संबंधों की क्या करता है, स्थापना करता है। इस प्रकार वे आकृतियों के गुणों में कटौती करके आकृतियों की श्रेणियों को पहचानना सीख जाते हैं। परिभाषा अर्थ पूर्ण हो जाती है, औपचारिक तर्क दिए जाते हैं और उनका पालना पोषणा की जाती है। अब बात करते हैं अपन स्तर नंबर 3 की। एक सिद्धांतवादी प्रणाली के अंतर्गत ज्यामितीय सिद्धांत की स्थापना को कसौटी की उपयोगिता की एक तरीके से रूप में समझा जाता है। अपरिभाषित शब्दावलियां सिद्धांतों, तत्वों, परिभाषाओं, प्रमेयों तथा प्रमाणों की भूमिका तथा अंतर संबंधों को भी इसमें देखा जाता है। एक से अधिक तरीकों से प्रमाण के विकास की संभावना भी इसमें देखी जाती है। तो इस प्रकार हम इन स्तरों को समझ सकते हैं। अगला जो स्तर है हमारे सामने वो है कठोरता। विभिन्न तरीकों के सिद्धांत प्रणालियों में कार्य कर सकते हैं, विभिन्न प्रणालियों में तुलना कर सकते हैं, ज्यामितीय सार के रूप में चीजें देखी जा सकती है। यह स्तर मौलिक कार्यों में सबसे कम विकसित होता है और शोधकर्ताओं ने इस पर बहुत ही कम ध्यान दिया है। तो इस प्रकार वेन हिले जो आरेख है उसके इन स्तरों को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, स्थानिक समझ तथा प्रत्यक्षीकरण को विस्तृत रूप में समझाइए। स्थानिक समझ का मतलब आकारों, दृश्य को अपने दिमाग में छवि बनाने से संबंधित है। एक मानसिक कार्य होता है। इसका प्रयोग वास्तुकार, इंजीनियर किसी इमारत का नक्शा बनाने के दौरान करते हैं। स्थानिक समझ में दिखाई देने वाली दुनिया को सटीक रूप से समझ पाने की क्षमता के साथ पैटर्न का उपयोग कर एवं पहचानने की योग्यता क्या होती है, समाहित होती है। अगला इसमें दे रखा है, स्थानिक समझ दिखाई देने वाली दुनिया के अवलोकन से बहुत नजदीकी से जुड़ी हुई होती है। इसके मूल संक्रिया किसी ढांचे या वस्तु को समझने की योग्यता होती है। कुछ लोगों की स्थानिक समझ अन्य लोगों की तुलना में क्या होती है, बेहतर होती है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्थानिक समझ को समझ सकते हैं। एक बेहतर स्थानिक समझ का अभ्यास के लिए बहुत ज़्यादा अभ्यास चाहिए, तभी हम एक स्थानिक समझ विकसित कर सकते हैं। स्थानिक समझ स्वाभाविक रूप से विकसित होती है और सतत रूप से बढ़ती रहती है। स्थानिक समझ स्थानिक समझ है ना, समझ याद रख लेना का कौशल दुनिया को समझना में क्या करता है, आसान बना लेते हैं। कभी कभी यदि कोई मिस्टेक आपको देखने को मिलती है इन क्वेश्चन में, तो पीडीएफ में वो मिस्टेक ऑटोमेटिकली इम्प्रूव आपको हुई मिलेगी। बीज गणित का विकास किसकी तलाश में हुआ है, तो पैटर्न, संबंध और व्यापकीकरण के संबंध में हुआ है। अंक गणित के सामान्यीकरण से क्या तात्पर्य है,
तो संक्रियाओं और संख्याओं के गुणा करने का इस्तेमाल में तर्क का प्रयोग करना इसके अंतर्गत आता है। चलो अगला प्रश्न है, बीजगणित का शिक्षक किस कक्षा या अवस्था से प्रारंभ किया जाना चाहिए? शिक्षण है ना, बीजगणित का शिक्षण कब शुरू करें? तो बीजगणित का शिक्षण प्रथम कक्षा से शुरू कर दें और इस संपर्क की तैयारी में उन्हें पैटर्न, पहचान तथा अपने द्वारा खोजी गई बातों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने की क्षमता उसमें विकसित कर लें। इसके लिए जरूरी है कि जब बच्चे को संख्या सीखना शुरू करें तब उन्हें संख्या से जुड़े पैटर्न सहसंबंध का उपयोग करने के कई सारे अवसर हम उपलब्ध करा सकते हैं। अगला है सामान्यकरण। सामान्यकरण किसे कहते हैं? तो विशेष जानकारी से सामान्य जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सामान्यकरण कहलाती है। अगला प्रश्न है, गुणनखंड किसे कहते हैं? जो संख्याएं दी हुई संख्या को पूरा पूरा भाग देती है उन संख्याओं को संख्या का क्या कहते हैं? गुणनखंड कहते हैं। क्लियर बिल्कुल। अगला प्रश्न है हमारे सामने, गुणनखंड किसे कहते हैं? तो जो संख्याएं दी हुई संख्या का पूरा पूरा भाग देती है उन संख्याओं को संख्या का गुणनखंड कहते हैं। अगला जो प्रश्न है आपके सामने वो है, पैटर्न क्या है समझाइए। तो पैटर्न की बात करें तो बीजगणितीय शाखा की मुख्य विशेषता होती है, इसमें अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। अक्षरों के प्रयोग से हम नियमों और सूत्रों को व्यापक रूप से लिखने में समर्थ हो जाते हैं। यहाँ अक्षर अज्ञात राशियों के स्थान पर क्या किए जाते हैं? प्रयुक्त किए जाते हैं। यहाँ अक्षर संख्याओं के स्थान पर भी हम प्रयुक्त कर सकते हैं, इसीलिए इन संख्याओं की तरह संक्रियाएं भी अपन कर सकते हैं और यहाँ प्रक्रिया ही पैटर्न प्रक्रिया कहलाती है। कुछ बच्चे इसको याद नहीं करते, इसको याद कर लेना। अगला प्रश्न है, किसी वर्गांतर का मध्यमान जिसको मध्य बिंदु के नाम से हम क्या करते हैं? जानते हैं। चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। किसी भी समस्या का संबंध में एकत्र किए जाने वाले आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप वह माप होती है जो आंकड़ों में सबसे मध्य के प्रेक्षण दिखाती है, उसको माध्यिका कहते हैं। प्रायिकता का आरंभ कौन सी शताब्दी में हुआ था? 16वीं शताब्दी में हुआ था। अगला जो प्रश्न है आपके सामने वो है, 2 पासे को एक साथ अपन उछालते हैं तो 9 रिजल्ट कब मिलेगा? जब अपन 5 बट्टा या ऐसे लिख सकता हूँ 36/5 प्रेक्षण करेंगे। ओके, बढ़ते हैं अगले स्लाइड की बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आंकड़ों को परिभाषित करें। तो आंकड़ों की यदि हम बात करें तो इसमें क्या आता है? दैनिक जीवन में अनेक संख्याएं, आकृतियां, नाम क्या होते हैं? अक्सर देखने को मिलते हैं और इन आंकड़ों को हम क्या करते हैं? किसी न किसी सारणी में एकत्रित करते हैं और ये सारणियाँ हमें क्या करती है? बड़े बड़े अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे आंकड़े उपलब्ध कराती है। आंकड़े संख्याओं के वे संग्रह होते हैं जो सूचनाओं को देने के लिए क्या किए जाते हैं? एकत्रित किए जाते हैं। आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, प्राथमिक और द्वितीयक। इस तरीके से याद रख लेना। अगला प्रश्न है आपके सामने, आंकड़ों का संकलन करने की कौन सी विधि होती है? संगणना विधि और निर्देशन विधि। अगला प्रश्न है, वर्ग अंतराल किसे कहते हैं? जब आंकड़ों का फैलाव बहुत ज्यादा होता है तो उन्हें छोटे छोटे समान वर्गों में बांट लेते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? वर्ग अंतराल कहते हैं। तो यहाँ तक मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब क्लास धीरे धीरे समाप्त होने वाली है, तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे जैसे आप सब्सक्राइबर करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा मोटिवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, केंद्रीय प्रवृत्ति के मान, है ना, केंद्रीय प्रवृत्ति के मान से आप क्या समझते हैं? ऐसे मान जो आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं, आंकड़ों के केंद्र में अपनी स्थिति को दिखाते हैं, आंकड़ों की प्रवृत्ति का अनुमान लगा देते हैं, इन मानों को हम क्या कहते हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति के मान। अगला प्रश्न है, प्राथमिक आंकड़े एवं द्वितीय आंकड़ों में अंतर बताइए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट प्राथमिक आंकड़े की। तो प्राथमिक आंकड़े कच्चे माल की तरह होते हैं, मौलिक रूप में होते हैं, उद्देश्य एवं सदैव अनुकूल होते हैं, एकत्र करने में धन और समय की या मेहनत की आवश्यकता होती है। द्वितीयक आंकड़े निर्मित माल की तरह होते हैं, पूर्व में संकलित कर लिए जाते हैं, प्रयोग से पूर्व इनमें संशोधन होता है और सरलता से हम इनको प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, आकलन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। आकलन का उद्देश्य क्या है? तो विद्यार्थियों की शिक्षा व्यवस्था को सुधारना। मूल्यांकन को किस रूप में माना गया है? तो त्रिभुजाकार में। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन की कौन सी क्रिया सतत है?
तो मूल्यांकन की सतत क्रिया की बात करें तो जांच। अगला प्रश्न है मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो लक्ष्य की ओर बढ़ते कदमों द्वारा तय किए गए फासलों का बोध कौन कराता है? मूल्यांकन कराता है। क्लियर? बिल्कुल। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। अगला प्रश्न है आकलन क्या है? अगला प्रश्न क्या है, देखो यहाँ पे आकलन क्या है। तो आकलन की बात करें तो जीवन का एक अभिन्न अंग होता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त करने के संदर्भ में बच्चों की उपलब्धि से संबंधित सूचनाओं को सतत एवं योजनाबद्ध तरीके से एकत्रित करना ही क्या कहलाता है? आकलन कहलाता है। आकलन का दृष्टिकोण जो होता है वो किस पर केंद्रित रहता है? तो आकलन का दृष्टिकोण सीखने सिखाने की प्रक्रिया पर और शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने की और केंद्रित रहता है। आकलन क्यों आवश्यक होता है? तो शिक्षक को प्रत्येक बच्चे का आकलन करना जरूरी होता है ताकि वह निर्धारित कर सके कि वह क्या जानते हैं, क्या समझते हैं और किस प्रकार आंकड़ों का उपयोग अपने हिसाब से करते हैं, क्या क्या वो कर सकते हैं, उनकी क्या क्या आवश्यकता है। सारा अगर हमें पता है तो उसके लिए टीचर आकलन करेगा। शिक्षक इन सूचनाओं का प्रयोग उन अधिगम अनुभवों को प्रदान करने में कर सके जो गणितीय अवधारणाओं को समझने में क्या करे? सहायता करे। यस। अगला प्रश्न है आपके लिए रचनात्मक आकलन के उद्देश्य बताइए। तो रचनात्मक आकलन की बात करें तो इसमें उद्देश्य में शिक्षक एवं बच्चों को सतत रूप से अधिगम करवाया जाता है। सफलताओं एवं कठिनाइयों का के बारे में प्रश्न पोषण देना है। शैक्षिक आकलन के तरीके कौन कौन से? तो शैक्षणिक आकलन की अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहला दे रखा स्व आकलन, सहपाठी, व्यक्तिगत अवलोकन, कॉन्फ्रेंसिंग, साक्षात्कार, मौखिक प्रश्न उत्तर, लिखित प्रश्न उत्तर, पोर्टफोलियो, कार्यपत्रक, चेकलिस्ट और प्रश्नावली, लिखित दत्त कार्य। ये सारे जो वर्किंग काम है वो आकलन में ऐड किए जाते हैं। इसकी मदद से बच्चों का आकलन किया जाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने योगात्मक आकलन क्या है? तो अधिगम के समग्र संदर्भ में किया जाने वाला आकलन क्या कहलाता है? योगात्मक आकलन। यह अधिगम कार्यक्रमों, इकाई, सत्र, विषय वस्तु, अवधि, कक्षा के अंत में किया जाता है। इस प्रकार के आकलन में विशेष प्रकार की विषयगत उपलब्धियों के साथ साथ गुण एवं अभिवर्तियों की टिप्पणी भी क्या की जाती है? लिखी जाती है। अगला प्रश्न है आपके सामने पोर्टफोलियो को परिभाषित करें। तो पोर्टफोलियो आकलन का एक व्यवस्थित रूप होता है, कार्यों का संग्रह होता है जिसे विशेष ज्ञान, अनुदेशन, उद्देश्यों एवं मूल्यांकन के मापदंडों के संदर्भ में एकीकृत किया जाता है। छात्रों के व्यक्तिगत कार्यों के मापन द्वारा आकलन विशेष मापदंडों के आधार पर कर सकते हैं। अध्यापक एकीकृत पोर्टफोलियो में अनुदेशन व आकलन के साथ साथ पोर्टफोलियो में आकलन से संबंधित छात्र, प्रशासक एवं छात्र के माता पिता द्वारा पूछे गए प्रश्नों को क्या किया जाता है? इसमें सम्मिलित किया जाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने गुणात्मक टिप्पणी बच्चों को किन कार्यों में लिखी जाती है? तो प्रत्येक बच्चे द्वारा किए गए कार्य पर शिक्षक द्वारा गुणात्मक टिप्पणी लिखी जाती है। गुणात्मक टिप्पणी यह दर्शाती है कि बच्चों को जिस उद्देश्य से कार्य दिया गया था क्या उन्होंने पूरा किया या उन्होंने पूरा नहीं किया है, सारा इसमें आता है। अगला इसी में बिंदु है आधार रेखा मूल्यांकन प्रपत्र क्या होते हैं? तो वर्कशीट होती है, कक्षा कार्य एवं गृह कार्य, अभ्यास पुस्तिका होती है, साप्ताहिक समीक्षा प्रतिवेदन होते हैं और शिक्षक अनुभव डायरी होती है। वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन भी इसमें इंक्लूड होते हैं। क्लियर? बिल्कुल। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। आकलन प्रक्रिया के विभिन्न पक्षों को लिखिए और समझाइए। आकलन की प्रक्रिया में 4 अंतर संबंध पक्ष को निम्नलिखित रूप से हम समझा सकते हैं। आकलन की योजना बनाना, सूचना एकत्रित करना, सूचनाओं का विश्लेषण करना और परिणाम का उपयोग करना। सबसे पहला बिंदु है हमारे सामने आकलन की योजना बनाना। कौन सा है? आकलन की योजना बनाना। उद्देश्यों को ध्यान में रखकर शिक्षण अधिगम की योजना तैयार कर सकते हैं। सूचना एकत्र करने, विश्लेषण करने की विधि के बारे में डिसीजन ले सकते हैं। आकलन द्वारा प्राप्त सूचनाओं के उपयोग किए जाने की योजना, उपलब्धि के मानकों का निर्णय कर सकते हैं। सूचनाओं का संकलन कर सकते हैं, गतिविधि बना सकते हैं। बनाई गई गतिविधि में बच्चों को कार्य करने में लगाने की पद्धति का चयन भी अपन कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बिंदु इसी के अंतर्गत दे रखा है, बच्चों के काम करने के तरीकों, उनकी प्रक्रियाओं, व्यवहारों को देखने के आंकड़ों को भी दर्ज कर सकते हैं। अगला बिंदु है सूचनाओं का विश्लेषण। सूचनाओं की गुणवत्ता किस प्रकार से निर्धारित कर सकते हैं?
तो सूचनाओं से संबंधित समझ के आधार पर अपन डिसीजन ले सकते हैं। सूचनाओं का समुचित उपयोग कैसे करेंगे, सूचनाओं को परिणाम स्वरूप एकत्रीकरण कैसे करेंगे, सारी चीजें इसमें दे रखी है। ओके, अगला जो स्टेप है उसमें बता रखा है परिणाम का उपयोग। प्रतिवेदन कैसे करेंगे, किस प्रकार अर्थ निकालेंगे, अर्थों के आधार पर कार्रवाई कैसे करेंगे और परिणामों को किस किस के साथ साझा करेंगे, सारी बातें इसके अंतर्गत आती है। क्लियर? बिल्कुल यस। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आकलन प्रक्रिया के विभिन्न पक्षों को लिखिए। तो आकलन प्रक्रिया के 4 अंतर संबंध पक्ष होते हैं। आकलन की योजना निम्नलिखित रूप से समझा सकते हैं, और ये सारा आई थिंक मैंने बता दिया है, शायद कोई दिक्कत हो गई है, डुप्लीकेट हो गया है तो छोड़ो, इसको मैंने समझा दिया है। परिणामों का उपयोग कैसे करना है। अब काम की चीज़ देखो। अब ये तो मैंने आपको पूरा थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस करा दिया है, जिसमें आपको दिमाग का यूज़ बहुत ही कम करना है, और इसको क्या करना है, आपको बार बार आप पढ़ेंगे तो वैसे याद हो जाएंगे। और कुछ गणित के सवाल पूछे जाएंगे, वो आप अपने स्तर पर कर सकते हैं, और इन फ्यूचर मैं आपको सवाल कराऊंगा सारे, फिर भी आप ट्राई करना उन सवालों को, आप सूत्र लगा के बड़े आराम से सोल्व कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो मेरी तरफ से, और लगभग 51 मिनट की क्लास हो चुकी है, और समझ में आया होगा सब कुछ। और अब इस क्लास की PDF जो है अगर आपको चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट पे जाइए, कोर्स को एनरोल कर लीजिए, अन्यथा आप इस वीडियो क्लास को बार बार देख के क्या कर सकते हैं, अपना जो रिवीजन है उसको मजबूत कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय B21। हमारी वेबसाइट है साइंस BE21, और अभी एक स्टूडेंट की क्वेरी आई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इन भैया ने बोला है कि सर PDF दे दो प्लीज़, 22 जनवरी के दिन आज तो फ्री PDF दे दो, यानी कि ये भैया ऐसे बोल रहे हैं कि PDF हमें फ्री में दे दो। तो मैं मतलब इनको एक रिप्लाई दिया है, लेकिन प्रैक्टिकली आप सभी को मैं समझा देता हूँ मैं PDF क्यों नहीं दे सकता। ठीक है, इनको बात समझ में भी कि शायद आ गई होगी, लेकिन आपके मन में भी आया होगा कि यार PDF में दे क्यों नहीं रहा हूँ। तो देखो, ये मेरी वेबसाइट है, देखो मैं आपको पूरा समझा देता हूँ ताकि आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे। ये अपनी वेबसाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं PDF अपलोड करता हूँ, उसके बाद क्या होता है, जैसे मैं मेरे अकाउंट में यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ, तो अकाउंट वाले सेक्शन पे क्लिक करूँगा और मैं साइन इन करूँगा यहाँ पे। तो साइन इन करने के लिए मैंने अपने ID पासवर्ड इंटर कर लिए, और ये मैंने साइन इन कर लिया। तो अब देखो स्टूडेंट, ये विद्यालय संस्कृति और प्रबंधन का आपके जो एग्ज़ाम हुआ था, आप इसकी PDF मेरे से मांग रहे थे। तो अब देखो, इस कोर्स को जैसे मैंने ओपन किया, ठीक है, तो कोर्स को ओपन करने के बाद यहाँ पे जैसे मतलब जैसे मेरे को PDF चाहिए, तो इसमें PDF पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये PDF देखो, PDF देखनी है तो इसके आपकी email ID की ज़रूरत रहती है। तो अगर मैं इस PDF को आपको शेयर करूं तो भी मैं नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे email ID मांगेगा, और मेरी email ID है, तो मैं इसको क्लिक करके ओपन कर पाऊँगा, आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं ये लिंक प्लीज सेंड कर दूंगा, लेकिन आप इसको खोल नहीं पाएंगे। क्लियर? अब जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखो, तो अब ये मेरे लिए तो PDF खुल जाएगी। देखो, जैसे मैंने अपनी ID सिलेक्ट कर ली है, तो ये PDF मेरे लिए तो खुल गई, लेकिन आपके लिए नहीं खुलेगी। अब एक दिक्कत इसमें ये कि यहाँ पे जिसकी भी वेबसाइट है ना, उसने डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं दिया, कहीं पर भी आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। आप बोलोगे लिंक कॉपी करके भेजो, ये लिंक मैं आपको भेजूंगा ना, तो भी ये PDF नहीं खुलेगी, क्योंकि ये email ID के थ्रू चलती है। क्लियर? जिसने कोर्स ले रखा होता है वो इस PDF को देख सकता है, और बहुत ही अच्छे नोट्स है ये, देखो आप, नोट्स बहुत ही अच्छे हैं। और अब आप बोलेंगे कि सर स्क्रीनशॉट ले लो, तो स्क्रीनशॉट भी मैं इनका नहीं ले सकता। देखो, ये बोलेगा आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हो, तो ये दिक्कत आ रही है मेरे साथ, इसलिए मैं आपको PDF नहीं भेज सक रहा हूँ। और यहाँ तक कि एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे अब कल अपने एग्ज़ाम है, कोई सा भी मान लेते हैं, अपने अगला जो एग्ज़ाम है वो है आधुनिक विश्वविद्यालय शिक्षा वाला। अब मैं खुद है ना, मेरी ID अभी लॉगिन की थी, मैंने आपको बताया था। अब मैं इस कोर्स में जाता हूँ, तो यहाँ पे देखो, ये कोर्स है पूरा, इसमें भी PDF है, लेकिन इस कोर्स को मेरे को खुद को देखो लेना पड़ेगा। Add to कार्ड जिसे मैं करूँगा ना, तो ये बोलेगा लाओ पैसे लाओ। ये देखो, अब यहाँ पे मैंने आपको बोला था कूपन कोड, अब शायद एक्सपायर हो गए होंगे, देखते हैं वर्क करता है नहीं करता है। अब शायद ही नहीं करेगा, लेकिन कूपन अप्लाई करके देखते हैं। तो ये देखिए, कूपन एक्सपायर्ड हो चुका है, इसलिए मैंने आपको पहले बोला था कि आप कूपन की मदद से कोर्स ले लेना। लेकिन फिर भी अगर आप कमेंट करेंगे मेरे को टेलीग्राम पे बता देना, कूपन कोड दे दूंगा, थोड़ा सा प्राइस कम हो जाएगा, ठीक है इसमें। तो अब देखो, मेरे को खुद को, जैसे ये गणित शिक्षण का मैंने हटा दिया है वापस, लेकिन
मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ ताकि आपके मन में कोई क्लियर मतलब कन्फ्यूज़न नहीं रहे। जैसे ये अपने एग्ज़ाम है, ये है ना आधुनिक उसमें विद्यालय शिक्षा वाला। तो अब मेरे को ये कोर्स लेना है, ठीक है, तो मैंने आपको बताया इसको मेरे को भी परचेज़ करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात ये देखो, अब कूपन कोड ही मेरे लिए काम नहीं कर रहे तो मेरे को अब 19 में से लेना पड़ेगा, ठीक है। अब ये आपकी डिटेल आपको यहाँ पे भर के रखनी पड़ेगी। अब ये जैसे आपको टिक करके प्लेस ऑर्डर करेंगे तो यहाँ पे मेरे को भी पेमेंट करना पड़ रहा है, सबकी सबसे बड़ी बात ये। तो आप भी बहुत ही कम प्राइस है, आराम से परचेज़ कर सकते हैं। जैसे जैसे मैं पे नाउ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे सामने जो ऑप्शन है वो आ जाएंगे कि आप किसके थ्रू पे करना चाहते हैं। ये देखो यहाँ पे ये लोड हो रहा है। ये देखो गूगल पे या फ़ोन पे, पेटीएम, किसी की भी मदद से यूपीआई के थ्रू भी आप यहाँ पे पेमेंट कर पाएंगे। 19 रुपया आपसे अकाउंट के कटेंगे और आपको आपका जो कोर्स है वो मिल जाएगा। बस इतना से आपको करना है, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि भैया आपको अगर मतलब थोड़ा सा ही है ना, ज़्यादा फीस तो इसकी है नहीं है, तो इतना सा तो इन्वेस्ट आप कर सकते हैं। तो अगर आपको लेना है ना तो आप यहाँ पे शॉप पे आके ले सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आप शेयर करूँगा तो भी काम नहीं करेगी तो फिर उसका सेंस क्या रहेगा। तो इसीलिए आप कोर्स ले लीजिएगा और यही आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। नहीं तो आप वीडियो क्लास देख लो भाई, बिल्कुल फ्री है। ओके, जिन्होंने भी मतलब कमेंट किया था उसका रिप्लाई मैंने आपको सिंपल भाषा में दे दिया। थैंक यू भाई।